चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स, एक दमदार पैनल रोज़ की तरह आपकी हेल्प करेगा। हमारे साथ फ्रेश गेस्ट जुड़ेंगे, अमित सेठ, उनसे बातचीत होगी। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले से भी बातचीत करेंगे शो में, और प्रकाश गावा और प्रशांत सामंत हमारे साथ बने हुए हैं पिछले शो से। थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ आज एक खास मेहमान होंगे, गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह। गौतम ने मार्केट टेक्निकल्स को काफ़ी समय से फॉलो किया है। पहले मॉर्गन स्टैनली में थे, फिर जेएम फाइनेंशियल जब वो अलग हुए उसके बाद, और उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की जो कंपनी खोली और वहाँ पर अब ये रिसर्च प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, एक बार पहले मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज मार्केट में थोड़ी तेज़ी, हालांकि अभी भी उस ऑप्शन सेलर के जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। लेकिन आज की तेज़ी में एक खास बात है, आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाई दे रही है। अदानी पोर्ट्स 3%, अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर। उसके अलावा कंजम्पशन में आज तेज़ी है, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी दोनों। तो ऑटो स्टॉक्स, आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इन सब स्टॉक्स में तेज़ी। और अगर आप स्टैंडर्ड कंज्यूमिंग स्टॉक्स में जाएं, एफएमसीजी स्टॉक्स, हार्डकोर एफएमसीजी स्टॉक्स, तो इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, डाबर, आईटीसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी कोशिश कर रहा है एक बार अब उस बैंड से बाहर आने के लिए, अभी 17,025, लेकिन ये जो है वो हायर लेवल ऑलमोस्ट उस बैंड का। वीरू, ओवर टू यू। जी और अनुज, थोड़ा सा हल्की सी शॉर्ट कवरिंग के इंस्टेंसेस मिल रहे हैं। लुक एट बजाज फाइनेंस। ये वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सेशंस में बहुत परेशान किया बाजार को। मतलब आप समझ लीजिएगा सूरत हाल ये था कि 5809 से मात्र 3 सेशन में ये स्टॉक कल 5540 का लो लगा के आया। मतलब बड़े लिक्विडेशन हुए। और एक बार रिलायंस क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं, फिर इस कार्यक्रम में आगे की कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक सेकेंड, जैसे कि मैं शुरू में ही उल्लेख कर रहा था कि एफर्ट इसने नहीं किया आज अपनी 10 DMA की ट्रेजेक्ट्री को जाने के लिए। नहीं किया तो नहीं किया। अच्छा, एक अपडेट मैं यहाँ पे देता हूँ आपको कि आज लगभग एक 3 सेशन के अंतराल के बाद, गैप के बाद 3 सेशन के, निफ्टी बैंक अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 DMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट याद रखिएगा, आज एवरेज से ज़्यादा कॉल राइटर्स के कन्विक्शन काम करते हैं। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और पूरे पैनल का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। प्रशांत हमारे साथ हैं, प्रकाश काबा सर हैं, अमित सेठ हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं, और अमोल अठावले कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। अमित, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपका इंडस्ट्रीज पे क्या है, और इंडस्ट्रीज को अगर ट्रेड करना हो तो कोई व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज। मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मॉर्निंग सेशन से हम देख रहे हैं कि वीरेंद्र जी की बैंक निफ्टी एक ओपनिंग रेंज में सस्टेन कर रहा है। स्ट्रिक्टली अगर इंट्राडे बेसिस से देखें तो 39,770 एक इसका इंट्राडे रेजिस्टेंस लेवल अगर वो क्रॉस करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे 100-150 पॉइंट की थोड़ी तेजी बन सकती है वहां से और भी बैंक निफ्टी में। ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है मैं स्ट्रिक्टली इंट्राडे बेसिस से बोल रहा हूँ, 39,650 एक अच्छा सपोर्ट लगता है। तो फॉर द डे मैं वेट करूंगा। एक बार अगर 39,760 टेकआउट होता है तो मुझे लगता है वहां से 150 से 200 पॉइंट की तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी में। तब तक मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। और निफ्टी इज नॉट शोइंग दैट मच स्ट्रेंथ। डेफिनेटली निफ्टी ने, हमने स्टार्टिंग में देखा, निफ्टी में स्ट्रेंथ या शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब हम एक बार 17,050 के लेवल क्रॉस करेंगे। फॉर द डे मुझे लगता है निफ्टी अभी एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है इंट्राडे बेसिस में। कॉल्स के लिहाज में बात करें तो मेरी 2 कॉल्स रहेंगी, एक लॉन्ग साइड में, एक शॉर्ट साइड में। लॉन्ग साइड में मैं लार्सन में लॉन्ग जाना चाहूंगा। उसका रैशनल ये है कि 2100 2125 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। अगर उसका हॉरिजॉन्टल लेवल देखें, वहां पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। थोड़ा सा ट्रेड को प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि 10 और 20 डेमा से नीचे है। बट जिस हिसाब से बुलिश कैंडल इसमें बन रही है, ट्रेडिंग के लिहाज से एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखूंगा 2125 का, और टारगेट्स रहेंगे 2200 रुपए के। मेरी सेकंड कॉल रहेगी शॉर्ट साइड में टाटा मोटर्स में। ये मैं अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहूंगा क्योंकि मार्च का आज ऑलमोस्ट लास्ट डे है। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट टाटा मोटर्स का ट्रेड कर रहा है 410 रुपए में। स्टॉक में हमने एक ब्रेकडाउन देखा है क्रूशियल लेवल से पिछले 2-3 सत्रों में। और मेरे को लगता है कि आज ये जो 2% का अपटेक आ रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गो शॉर्ट, और एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है। ये जो अपटेक हमने आज के बाजार में देखा है, 410 का इसका प्राइस है। शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 400, एंड स्टॉप लॉस आई विल कीप एट 416। ओके, चलिए अब फिर अमोल को भी जोड़ लेते हैं। अमोल जी, गुड मॉर्निंग। आपकी क्या ट्रेड्स होंगे इस समय की? अरुण जी, गुड मॉर्निंग। मुझे कमिंस इंडिया अच्छा लगता है करंट लेवल्स पे।
1613 के आसपास चल रहा है। टारगेट रहेगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 1690 और 1700। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1575। स्टॉक कंसिस्टेंटली डेली और वीकली अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो हायर बॉटम फॉर्मेशन में है। अभी भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा तो आने वाले दिनों में स्टॉक अगेन 1700 तक के लेवल दिख सकते हैं। सो एक कमिंस इंडिया अच्छा लगेगा एट करंट लेवल्स। ओके, कमेंस इंडिया 1617 पे आपका बाय कॉल है और 1700 का लक्ष्य है यहाँ पर। एक ही ट्रेड दिया है यहाँ पे अमोल जी आपने। कमेंस के सिवा दूसरा ट्रेड क्या होगा आपका? मैं एक ही कर पाया। दूसरा ट्रेड क्या होगा? मुझे एक आईसीआईसीआई बैंक भी अच्छा लग रहा है। 856 के आसपास है। 890 और 895 पोजिशनल टारगेट है। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 838 के आसपास। एक अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है और एक अच्छे खासे बाउंस बैक के बाद एक स्टॉक में हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है। तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी में रिकवरी आती है या इंडेक्स में रिकवरी आती है तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। सो एक आईसीआईसीआई बैंक अच्छा लगता है एट करंट लेवल्स। ओके, दो ट्रेड्स अमोल के हो गए। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे? मुझे आदित्य बिरला फैशन लगता है यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। बहुत गिरावट हुई है, एक बाउंस का प्ले है, प्योरली अ बाउंस प्ले। 208 का स्टॉप लगाए और 209.55 पे ट्रेड करा है। बहुत एग्रेसिव ट्रेड है। ऑन द अपसाइड करीब 213 214 ये पॉसिबिलिटी है आदित्य बिरला फैशन। दूसरा है कंज्यूमर स्पेस से, वो है कोलगेट पाल्मोलिव। यस, 1507 पे ट्रेड कर रहा है। साइडवेज जोन है, बायस अपसाइड है। 1500 का स्टॉप लगाकर चले तो 1522 पॉसिबल है। बट आई थिंक यस इट्स पॉसिबल। कोलगेट 1506 पे आपका बाय है और आज कंज्यूमर स्टॉक्स में वाकई अच्छी खासी बाइंग है। डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हूँ, जैसे कि मैं कई बार उल्लेख कर भी चुका हूँ कि पूरा का पूरा कंज्यूमर स्पेस, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स एक अच्छी सी बेहतरीन सी जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। प्रकाश सर, जरा एक बार एस्कॉर्ट्स को देखिएगा। आपकी स्क्रीन पे करीब 1889 और कुछ चीज़ें जब स्क्रीन पे होती हैं तो उससे बात करने का मन करता है। एस्कॉर्ट्स ने कल एक सीरियस एफर्ट लिया था एक पुल बैक जनरेट करने का, बट अभी तक अगर मैं इसको देखूँ ना, रीड करूँ चार्ट को, 28 फरवरी से लेकर अब तक जिस दिन भी एक बहुत सीरियस एफर्ट करता है अगले दिन कोलैप्स होता है। बट लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि परसों एक अच्छा मूव, कल एक अच्छा मूव और फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 2 ऑफ मार्च, मतलब दैट मीन्स इस मंथली टाइम फ्रेम में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन स्ट्रेंथ है और उस पर फर्स्ट टाइम 10 डे पार कर रहा है। प्रकाश सर, आज सुबह से ऑटो में जान है, इसमें कोई राय नहीं है। एस्कॉर्ट्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप? एक्चुअली ये दो स्टॉक्स में दो विकल्प थे, एचडीएफसी बैंक और एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में तेजी है, जो आज का बार है बढ़िया लगता है। मुझे लगता है थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। अब ट्रेड करा है 1888, 1950 पॉसिबल है और जाना चाहिए वहां पर। जैसा मूव बना है कल और आज में, अगर आज भी यहीं पर भी क्लोज हो जाता है तो एक दो दिन में 1950 देखेंगे आप एस्कॉर्ट्स में। तेजी है इस मूव में और जो इंडिकेटर्स जैसे पॉइस हैं उसके हिसाब से अपमूव मिलना चाहिए एस्कॉर्ट्स में। स्टॉप होगा आज का लो बस करीब 1870 का, मिलना चाहिए। सेफ बेट लगता है ऑन द अपसाइड एस्कॉर्ट्स। जी हाँ, एस्कॉर्ट्स अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और थर्ड ऐसा एक इस पूरे सीरीज में पहला सेशन है जब थर्ड सेशन तेजी कायम है। प्रशांत, आपके दो कन्वर्शन आइडियाज क्या होंगे इस वक्त के? जी वीरू जी, जहां तक इंडाइसेस की बात है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अगर करीबन मार्क फ्यूचर्स के लेवल पे बोल रहा हूँ, अगर 39,800 840 इस जोन तक आए तो मुझे वहां पे एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, क्योंकि 39,900 39,900 से 920 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और मेरी ये राय है कि आज दोपहर में शायद थोड़ी वीकनेस आके हम बैंक निफ्टी में 39,540 550 इस जोन को मार्च फ्यूचर्स में विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ मुझे लग रहा है जो आज का लो बना हुआ है निफ्टी में वो भी बहुत अहम होगा, तो थोड़ा मैं वीकनेस देख रहा हूँ। बट उसी के साथ कुछ सेक्टर्स में स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज लग रही है। तो जैसे कि मैं बलरामपुर चीनी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा हायर बॉटम बना हुआ है, तो इसको मैं एक बाय रेकमेंड करना चाहूंगा। और अभी ये 365 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 355 355 और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 380 से लेकर 385, तो ये एक मेरे बाय लिस्ट में जाएगा। और नेक्स्ट पिक जो मैं देख रहा हूँ
वो होगा बजाज फिनांस। और बजाज फिनांस एक ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक दे रहा है, करीबन 5,600 के आसपास आया है। तो मैं यहाँ पे एक और बार शॉर्ट ट्राई करना चाहूंगा विद 1% रिस्क। मेरा स्टॉप लॉस होगा 5,660, 5660, और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 5,450 के आसपास है। ओके, बजाज फाइनेंस में फिर से आज अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एग्जैक्ट रिवर्स बिहेवियर कल का। और ये देखिए कुछ क्लैरिफिकेशंस दी थी उन्होंने, वो प्लेजेस को लेकर जो एक रिपोर्ट आई थी उसके कुछ क्लैरिफिकेशंस आए थे, और शायद उसके रिस्पॉन्स में 4% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस और करीब 4% के ऊपर अदानी पोर्ट्स का भी शेयर ये आएगा आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ एक प्राइस चेक ले रहे थे और कुछ ज़्यादा इसको एनालाइज करेंगे नहीं, कुछ खास। वेदांता एक बार देख लीजिए, वेदांता में भी अच्छा खासा एक गेन वो डिविडेंड के बाद। और मेटल्स में आज तेज़ी, और BHEL काफ़ी टाइम के बाद यहाँ भी तेज़ी। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो एक ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। BHEL पर कोई व्यू अमित सेठ जी? अनुज जी, BHEL में अगर हम देखें तो इसका 200 EMA इज वेरी क्लोज, 69 के आसपास है। आज एक इसमें बुलिश कैंडल बन रही है, अगर एंड तक अगर ये सस्टेन करता है तो एक छोटा सा रिस्क के साथ 69-70 रुपीज के रिस्क के साथ लॉन्ग किया जा सकता है फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स ऑफ 72 to 73 रुपीज। कि एक लास्ट चार्ट चेक लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज का। एक बार जरा इंट्राडे लेकर आइए आरती इंडस्ट्रीज का, और उस पर एक चार्ट चेक लेते हैं और फिर बात करेंगे आगे लॉन्ग टर्म टेक्निकल्स की। प्रशांत जी, कोई व्यू आपका आरती इंडस्ट्रीज पर? जी अनुज जी, हम एक बेसिक टेक्निकल अगर देखें तो इसको करीबन 510 एक बहुत अहम सपोर्ट था जो आज से बार बार बाउंस कर रहा था और उसको ब्रेक कर चुका है। तो जो भी रैली आ रही है, अगर 508 509 दिख जाए तो मैं उसका एडवांटेज लेके 516 का स्टॉप लॉस लेके बेचना चाहूंगा, और थोड़ा ऊपर आने दीजिए 508 509 के लेवल पे, और वहां पे 515 ये स्टॉप लॉस मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस सपोर्ट को एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने का चांस ज्यादा होगा, और जो पुल बैक आ रहा है वहां वॉल्यूम कम है, जो बिग क्वालिटी वहां वॉल्यूम ज्यादा है। तो थोड़ा ऊपर आने पे 515 के स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 495 के आसपास। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ हमारे अगले गेस्ट जुड़ गए हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर गौतम शाह, जो बाजार के टेक्निकल्स पर बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। गौतम जी खासकर रिलेटिव स्ट्रेंथ की गहरी समझ रखते हैं। आज उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैमाने पर कौन से सेक्टर्स या शेयर्स मजबूत या कमज़ोर लग रहे हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। और मार्केट में काफ़ी पेन रहा है, काफ़ी टाइम वाइज करेक्शन रहा है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन रहा है। 3 महीने लगातार हमने डिक्लाइन देखा है निफ्टी में, और ब्रॉडर मार्केट को खैर हाल सबको पता ही है। आपका इस समय क्या बड़ा कॉल है मार्केट को लेकर? गौतम जी, गुड मॉर्निंग। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, अब आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। मैं ये पूछ रहा था कि काफ़ी पेन रहा है मार्केट में, काफ़ी टाइम वाइज करेक्शन रहा है। ये प्राइस वाइज कोई बहुत ज़्यादा डैमेज एटलीस्ट निफ्टी में नहीं देखा है हमने, ब्रॉडर मार्केट में जरूर देखा है। निफ्टी में सिर्फ 10% का डैमेज रहा है, लेकिन वो लग ऐसा रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतने टाइम से मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। आपका क्या व्यू है इस समय? क्या बड़ा बिग बोल्ड कॉल होगा यहाँ पर? ये अनुज, यही ब्यूटी है मार्केट्स की कि वो हमेशा एक बुल मार्केट और बेयर मार्केट को अलग तरीके से प्ले आउट करता है। क्योंकि पिछले 12-15 महीनों में जो हुआ है, अगर आप देखें तो निफ्टी तो सिर्फ 10% डाउन है अपने रिसेंट हाई से, और ब्रॉडर मार्केट्स में काफी पेन है, बिकॉज ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर आप देखें तो आई थिंक 60% ऑफ द स्टॉक्स आर डाउन मोर देन 40%। सो एक यूनिक सी डाउन ट्रेंड है, बेयर मार्केट है, मैं उसको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस रही है। और निफ्टी भी धीरे धीरे पेन है। देखिए, अगर आप बजाज ट्विंस को देखें, काफी और टॉप स्टॉक्स को देखें, तो इसमें काफी डाउनसाइड धीरे धीरे आया है। हमारा व्यू ऑब्वियसली नेगेटिव रहा है पिछले कुछ महीनों से, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी और डाउनसाइड होगी। मार्केट एक वापस एक रेंज में चला गया है 16,800 और 17,300, और मुझे लग रहा है कि इट इज ओनली प्रिपेयरिंग टू ब्रेक बिलो 16,800, जो कभी भी हो सकता है। और एक बार वो होता है तो अनदर 3 to 4-5% डाउनसाइड आ सकती है। तो ट्रेंड अभी भी वीक है, सिनारियो अच्छा नहीं है। ग्लोबली देखे, लोकली देखे, न्यूज फ्लो उतनी अच्छी नहीं है। सो आई थिंक कंजर्वेटिव रहना चाहिए। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी है, और मार्केट रैलीज पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये क्लियर वर्डिक्ट है पिछले 2 महीने की डेटा को देख के। ओके, तो और कितना टाइम इस रेंज में रहेगा निफ्टी, गौतम जी? और आपके हिसाब से आपका कन्विक्शन क्या है, ये रेंज अपसाइड में टूटेगी या डाउन साइड में, और नेक्स्ट लेवल्स क्या होंगे फिर वॉच करने के लिए? Anuj, you and I have been in the market for a very long time. हमने पिछले 20 साल का ट्रेडिंग एक्शन देखा है।
एंड प्रॉब्लम इज हम स्पॉइल्ड हैं, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई भी बेयर मार्केट एक साल से ज्यादा सस्टेन नहीं किया है। तो लोगों का ये है कि हर बार मार्केट एक साल के अंदर डाउन ट्रेंड कंप्लीट कर जाएगा और एक तेजी वापस आ जाएगी। तो बाय ऑन डिप्स पिछले 20 सालों में हर बार काम किया। What if this does not work this time and it could be a slightly longer correction? तो मुझे लग रहा है कि प्राइस करेक्शन होपफुली अगले 2-3 महीनों में खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक टाइम करेक्शन रहेगा जो हो सकता है कि पूरा साल चल जाए। तो मुझे लग रहा नहीं है कि इस साल कुछ स्पेशल होगा, मार्केट रेंज में रहेगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। और पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में वीकनेस आई है, जो पिछले 2 महीनों से वो होल्ड आउट कर रहे थे। सो मिड कैप इंडेक्स ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया, स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया, वहां पर भी 5-7%, 10% की फॉल आ सकती है। तो अगर वो होता है तो आई थिंक ये बाजार इतना जल्दी घूम नहीं पाएगा। अच्छा गौतम जी, अब स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली एक एक करके बाइफरकेट करके बात करेंगे हर सेक्टर की, लेकिन एक स्पेस जो कि CY22 में नहीं चला, 23 में अब तक नहीं चला, बट अब थोड़े से अगर आप देखें स्विंग्स विजिबल है, हाई स्विंग्स। मैं बात करूंगा फार्मा स्पेस की। फार्मा में आपको कुछ स्टेबिलिटी अब नज़र आ रही है कि, और क्या यहाँ से एक पुल बैक निफ्टी फार्मा और फार्मा स्टॉक्स दे सकते हैं? ऐसा कुछ फील आ रहा है आपको इस अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितता में? वीरेंद्र जी, कोई भी जब बेयर मार्केट या बुल मार्केट प्ले होता है तो एक रिले की तरह होता है, जहां पर एक सेक्टर या एक स्टॉक सबसे पहले बाजार को ऊपर या नीचे ले जाता है, उसके बाद वो पास कर देता है दूसरे सेक्टर को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। आई थिंक फार्मा में बेयर मार्केट पिछले 15 महीनों में ऑलरेडी काफी हो चुकी है। स्टॉक्स में इतनी बड़ी फॉल आई है, अच्छे से अच्छे स्टॉक्स में 60-70% की फॉल आई है। तो वहां पर ज्यादा गुंजाइश नहीं था गिरने का। और जिस तरह का प्राइस एक्शन रहा है पिछले 1 महीने का, मुझे लग रहा है कि एक जेन्युइन टर्न अराउंड आ रही है और लोग स्मार्ट मनी इसमें कमिटमेंट बना रहे हैं। इनफैक्ट अल्केम लैब्स तो हमें अच्छा लगता ही है, डॉक्टर रेड्डीज काफी स्टेडी था, हमें अच्छा लगता है, सन फार्मा हमें अच्छा लगता है, और डीवीज लैब भी मुझे लगता है कि यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो अगर आपका थोड़ा सा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्टांस है और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फार्मा में यहाँ पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्क है, बट चार्ट्स के हिसाब से और फंडामेंटल्स के हिसाब से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फाइनली आफ्टर 18 मंथ्स फार्मा में है। तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे यहाँ फार्मा अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्ट्रेंथ आएगी। ओके, निफ्टी फार्मा में याद रखिएगा मीडियम और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव है, तो थोड़ा सा टाइम है पैसा लगाने का। चुनाव स्टॉक्स का जो था वो आपकी स्क्रीन पे रखा है, वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा गौतम जी, ऐसी कुछ चीज़ें जिससे आपको दूर रहना चाहिए, स्पेशली अगर आपने अच्छी वेल्थ क्रिएट की है या फिर आपने पिछले साइकिल को बहुत खूबसूरती से प्ले किया है, तो आपको अब अलविदा कह देना चाहिए। उसमें आप मेटल्स को कहाँ प्लेस करेंगे? मेटल्स की ये साइकिल इस बार थोड़ा सा काफ़ी समय चली है, बट अब इन स्लो डाउन के शब्दों के बीच में जो अब हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, आप क्या एग्जिट करना चाहेंगे? शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप मेटल्स में? काफी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज है और आई थिंक इस मार्केट में काफी स्टॉक्स और सेक्टर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए 2020 और 2021 में काफी स्टोरीज प्ले आउट हुई, लोगों ने काफी कुछ बड़ा बड़ा कहा अगले 10 साल के लिए, बट आपने देखा कि डिस्ट्रप्शन इस आजकल की दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि कोई भी चीज को 3 साल के लिए भी फोर्सी करना बहुत डिफिकल्ट है। सो मेटल्स का इतना अच्छा साइकिल प्ले हुआ, ऊपर में सारे स्टॉक्स मल्टीपैगर्स बने, बट अब जिस तरह की फॉल आ रही है मुझे लग रहा है कि काफी पोटेंशियल है डाउनसाइड का इन लेवल्स से भी। इनफैक्ट हमारा वर्किंग टारगेट एनएससी मेटल्स इंडेक्स का है 45 to 4600, जो यहाँ से 15 से 17% दूर है। सो अभी भी सारे स्टॉक्स खराब लग रहे हैं, चाहे वो JSPL हो, JSW स्टील हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को, वेदांता एंड सम ऑफ द मिड कैप मेटल स्टॉक्स। आई थिंक इसमें काफी पेन है और जिस तरह की ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो हेल्प नहीं कर रही है। सो पूरे मेटल सेक्टर से दूर रहिए, बॉटम फिशिंग मत कीजिए, ये सब स्टॉक्स में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आने दीजिए, स्क्रीन पे मार्केट में स्टेबिलिटी आने दीजिए, तब ये सब स्टॉक्स और सेक्टर्स में जाइए। ठीक है, चलिए मैं 2 बड़े स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगा गौतम जी। एक तो रिलायंस जिसने अभी 52 वीक लो लगाया पिछले हफ्ते, और दूसरा बजाज फाइनेंस जो पिछले 6 महीने से बहुत शार्प डाउन स्लाइड में है। इन दोनों पर क्या व्यू आपका इस समय? देखिए, मेरा अभी भी यही मानना है कि कई स्टॉक्स अपने 2020 और 21 के बुल मार्केट को रिट्रेस कर रहे हैं। देखिए, लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि अरे इतना कैसे गिर गया, बट उतना चला भी तो था 2 साल, उसके कारण उसका एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट चल रहा है, जो जनरली प्राइस वाइज होता है पहले और उसके बाद होता है टाइम वाइज। रिलायंस में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आपके चैनल पे आके मैं पिछले 3-4 महीनों से कह रहा हूँ कि हमारा व्यू यहाँ पर बेरिश है, क्योंकि चार्ट्स अच्छे नहीं है।
अच्छे टाइम पे रिलायंस चला नहीं, 2700-2800 के लेवल से बार बार घूमता रहा। अभी वो लोअर एंड ऑफ द रेंज पे है 2200 का। अगर ये 2200 का लेवल ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 10 से 15% की और फॉल आ सकती है, जो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। सो रिलायंस में तो अभी भी बॉटम फिशिंग के साइंस नहीं है, इससे दूर रहिए। ऑन द अदर हैंड बजाज फाइनेंस काफी कुछ गिर गया है, अब रिस्क रिवॉर्ड इसकी अच्छी हो रही है धीरे धीरे। 5300 और 5000 मेरे हिसाब से ये दो अच्छे लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, और अगर ये लेवल्स आपको मिलते हैं तो अगले 1-1.5 महीना में आप इसमें निवेश कीजिए, आपको अगले 15 से 18 महीनों में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, तो आपका रिलायंस पे पर्सपेक्टिव था, बजाज फाइनेंस पे पर्सपेक्टिव था। याद रखिएगा रिलायंस पे, क्योंकि ये एक व्यू गौतम जी का हमने स्क्रीन पे रखा है, तो मैं फिर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, एनी शॉर्ट लॉन्ग थॉट्स, टेक्निकल लॉन्ग कॉल, फंडामेंटल लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, ऑप्शन ट्रेड, प्लीज़ एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अच्छा गौतम, इस बार जो कन्विक्शन अल्ट्राटेक सीमेंट दिखा रहा है उसको देख के मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट जिसने पूरी की पूरी एसीसी अंबुजा की वो सितंबर 2022 की तेजी को चुपचाप पीछे बैठ के देखा था, इस बार वो लीड कर रहा है इस पूरे सीमेंट के मूव को। आपका अल्ट्राटेक पे व्यू इस वक्त, कहाँ तक की तेजी संभव है, आपकी प्रेफर्ड बाय लिस्ट में है या नहीं, और सीमेंट में आप 1-2 स्टॉक्स और जो पिक करना चाहें वो क्या हो गया? सीमेंट अच्छा लग रहा है और सीमेंट स्टैंड आउट कर रहा है, और ये क्वाइट सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट देखें और रियल एस्टेट प्रॉक्सी स्टॉक्स देखें तो सीमेंट को छोड़ के सब कुछ डाउन है। बट सीमेंट के स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि जैसी मार्केट स्टेबल होता है सीमेंट स्टॉक्स अच्छे करेंगे। इनफैक्ट हम एक बिग पिक्चर रिपोर्ट निकालते हैं जहां हम लॉन्ग टर्म पिक्स देते हैं 12-15 स्टॉक्स का, तो उसमें हम लोग ने कुछ हफ्ते पहले हम लोग ने रिलायंस को निकाला और अल्ट्राटेक को ऐड किया। तो अल्ट्राटेक की चार्ट्स काफी अच्छी है, सॉलिड कंपनी है, इंडस्ट्री लीडर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी है और कंटिन्यूअस बेसिस पे मार्केट वीकनेस में ये खड़ा रहा है। सो आई थिंक अल्ट्राटेक विल डू वंडरफुल थिंग्स इवन फ्रॉम हियर। 7550 7600 का एक रेसिस्टेंस है, एक बार वो क्लियर होता है तो अल्ट्राटेक यहाँ से 10 से 15% चल सकता है, विच इज अ वेरी वेरी गुड सिनेरियो, क्योंकि बाकी के इंडेक्स हेवीवेट से जहां पर कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखता है। और अपार्ट फ्रॉम अल्ट्राटेक अगर आपको कुछ करना है तो डालमिया सीमेंट की भी स्ट्रक्चर काफी अच्छी है, तो वहां पर भी मुझे काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखता है। ओके अच्छा, क्योंकि आपने बात की कि कई सेक्टर्स और स्टॉक्स अभी अपनी 2020-21 की जो बुल मार्केट थी उसी को कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है आईटी शेयरों का। आप अगर इन्फोसिस देख लें तो अभी भी वो कोविड लो के टाइम से मोर देन डबल है, हालांकि रीसेंट हाई से काफ़ी करेक्ट हुआ है। इस बेलवेदर सेक्टर में और ये जो बड़े स्टॉक्स हैं यहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, जो लगातार 52 वीक लो बना रहे हैं या काफ़ी करीब है 52 वीक लोज के, वहाँ पर अब क्या एडवाइस होगी? अनुज, यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड लगता नहीं है, क्योंकि जो फॉल आना था पिछले साल आ गया है। और देखिए, हम टेक्निकल एनालिसिस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं, उसमें हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर बड़ी रैली आती है तो उसका 38-50% या 60% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, जो काफी आईटी स्टॉक्स ने कर दिया, जो काफी दूसरे स्टॉक्स नहीं किए हैं, अभी तक सेक्टर्स नहीं किए हैं, बट आईटी स्टॉक्स ने कर दिया। और यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड इसीलिए नहीं लगता है कि सब अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है, सब स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। यूएस में नैस्डैक का इंडेक्स काफी अच्छा कर रहा है, और वो एसवीबी का जो एपिसोड था उसके कारण ये वीकनेस आई थी इंडियन आईटी स्टॉक्स में भी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा ओवरडन है, यहाँ पर खरीदारी कीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर्स नहीं है, बट टॉप स्टॉक्स हमें अभी भी अच्छा लगता है। और मिड कैप्स तो हम काफी रेकमेंड किए हैं, मैंने अपना दिवाली पिक हम लोग ने परसिस्टेंट दिया था, साइंट हमें अच्छा लगता है, एलटीटीएस का सेटअप काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। तो मिड कैप आईटी काफी अच्छा लग रहा है, और लार्ज कैप आईटी में भी इस लेवल्स पे आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा गौतम जी, जो ये आपका व्यू था आईटी पे, अभी जिस शब्द का इस्तेमाल आपने प्रॉक्सी टू रियल स्टेट, आई मीन रियल स्टेट एंसिलरी का जिसका जिक्र किया, उसमें लोगों ने बहुत पैसा कमाया था। जस्ट पुट इंस्टेंस ऑफ पॉलीकैब, जब वो जून 2020 में इसका भाव था करीब करीब 730 रुपए का, ये 3200 रुपए का, और आज भी 2800 पे खड़ा है। क्या यहाँ पर अब एग्जिट करना चाहिए? मतलब अब इनसे एग्जिट करके कुछ दूसरे डेस्टिनेशन तलाशने चाहिए? पॉलीकैब हो गया, एस्ट्रल हो गया, आपका अब सेंचुरी प्लाई हो गया, ये 3-4 जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मल्टीफोल्ड स्विंग दिया, इन पर आपका टेक क्या है? देखिए, अगर आप इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ इंडिया कंजम्पशन स्टोरी। और हो क्या रहा है, पिछले 6-8 महीने से जो कंजम्पशन स्टॉक्स है, जो काफी रिचली वैल्यूड थे, हाईली वैल्यूड थे, वो अब चल रहे नहीं है, वहां पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है।
सो ये सब स्टॉक्स जो आपने कहा, यस दे हैव डन वेरी वेल। अगर किसी का 5 साल का व्यू है और अगर आप बीच में मंदी प्ले आउट कर सकते हैं तब तो आप होल्ड कीजिए, बट अगर आप वो वीकनेस प्ले आउट नहीं कर सकते हैं तो इससे निकलना बेटर है। मुझे लग रहा है कि अगर बाजार 16,800 ब्रेक करता है और मोमेंटम नीचे में पिक होगी तो ये सब स्टॉक्स में ज्यादा वीकनेस आएगी। तो आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और सेफर स्टॉक्स में जाना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि वैल्यू का मार्केट है, इसमें समझिए पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ कैपिटल गुड स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर वैल्यूएशंस अच्छे हैं, जहां पर विजिबिलिटी बेटर है, एंड नॉट दीज हाई फ्लायर्स व्हिच हैव डन वेल बट मे नॉट कंटिन्यू टू डू वेल। ओके, तो आपने एक ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की थीम भी बताई। गौतम जी, एक और स्पेस निफ्टी एफएमसीजी, एचयूएल सीरियस एफर्ट करता हुआ अपने 200 एक्सपोजर एवरेज को वॉलेट करने की। डाबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैरिको ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आईटीसी ने अच्छा किया, गोदरेज सीपी काफी ठीक ठाक रहा। इस बास्केट में आपके प्रेफर्ड पिक क्या है इस वक्त? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया के इंडेक्सेस में एक दो स्टॉक उसके 50% या 40% कंपोनेंट होते हैं। तो आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर को निकाल दीजिए तो एफएमसीजी सिर्फ 40% उसका वेटेज बचता है। आईटीसी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ओवर ओन्ड है और यहाँ पर थोड़ा सा थक गया है, तो इसीलिए वो ज्यादा चल नहीं पाएगा। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी यहाँ से बड़ी कोई तेजी लगती नहीं है। लास्ट एक हफ्ते में थोड़ी बहुत तेजी आई बट वो भी काफी टॉपिश लग रहा है। और ओवरऑल बेसिस पे देखें तो और ये दो स्टॉक को अगर आप हटा दे तो सारे स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड है। कोलगेट, मैरिको, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, सब खराब चार्ट्स है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कोई कमिटमेंट बनानी नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ जो और दूसरा हैवी वेट है वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि आई थिंक बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है पूरे मार्केट के लिए। और अगर वहां पर 39,000 के नीचे का क्लोजिंग आता है तो दैट विल बी द लीडर ऑन द वे डाउन फॉर द नेक्स्ट लेग फॉर द मार्केट। ओके गौतम, चलिए शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सब स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए बात करते करते बहुत शार्प रैली मार्केट में, शार्प मतलब बैंक निफ्टी खास तौर से अब उस जोन को क्रॉस कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी उस जोन को नहीं क्रॉस कर पा रहा, लेकिन बैंक निफ्टी का वर्टिकल मूव देखिए। और ये पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की बदौलत। एचडीएफसी बैंक ने खास तौर से एक ज़बरदस्त आपको मूव दिखाया और आईसीआईसीआई बैंक भी लोअर लेवल से लगातार आईसीआईसीआई बैंक कोशिश कर रहा है अपनी 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की। और ये पिछले 5 मिनट का चार्ट देखिए आईसीआईसीआई बैंक का, अब वो ले गया बैंक निफ्टी को 39,800 के ऊपर। क्या ये अब 39,900 40,000 का लेवल क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? क्या निफ्टी 17,050 से 17,100 का जो कंजेशन जोन है उसे क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? और आज एक बहुत अच्छी चीज़ जो मार्केट में हो रही है, ब्रॉडर मार्केट में आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। नीरज जी जुड़ गए हमारे साथ अगले शो की तैयारी के लिए। और नीरज जी, आज वो जो चिमटा है वो है लेकिन आज उल्टा है, आज ग्रीन ऊपर है और रेड नीचे है। आज रोटी सही बनेगी आज जलेगी नहीं और बहुत अच्छा चिमटा बना ये। इनफैक्ट अब देखिए क्या ज़बरदस्त है। तो आज मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी रहनी चाहिए शाम तक डेफिनेटली। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में हम लोग आज सॉल्व करते हैं आपकी क्वेरीज। आज आपका दिन अच्छा बढ़िया है, तेज़ी का माहौल बन रहा है यहाँ पे, तो उसी की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेंगे हेडलाइंस।